जी, हम लोग डिस्ट्रक्टर की एग्जांपल को एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट टाइप क्लास में। आप लोग देखेंगे हम लोग ऐसा डिस्ट्रक्टर बनाएंगे जो मीनिंगफुल यूज़ भी हम उसका करके देखेंगे। प्रीवियस एग्जांपल रेक्टेंगल टाइप क्लास में तो हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की थी और फिर हम लोगों ने एग्जैक्टली उसको टेस्ट भी करके देखा था। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में हम लोग देख पाते थे कि ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जिससे ये हमें प्रूफ मिलता है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो भी ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है व्हेनेवर द स्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिनिश। तो इस एग्जांपल में हम लोग उसको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को भी इसमें यूज़ करेंगे और जो प्रेफरेबल यूज़ है डिस्ट्रक्टर का उसको भी आप लोग इस एग्जांपल में देखेंगे। तो स्टूडेंट टाइप क्लास के मेंबर्स हैं जी, फॉर इंस्टेंस नेम स्ट्रिंग टाइप का एक मेंबर है, इंटीजर टाइप का एक मेंबर है रोल नाम, और फ्लोट टाइप का एक मेंबर है इस क्लास का CGPA, और स्ट्रिंग टाइप का एक और बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की एक एरे है जिसका नाम है जी सब्जेक्ट्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स मुझे एरे बनानी है बस, बट इस एरे का साइज़ डिपेंडेंट है जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स उसके एनरोल्ड जो हैं वो सेम ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, एक और स्टूडेंट है वो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, एक और स्टूडेंट है वो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं अरे किसी डिफाइंड या किसी एग्जैक्ट साइज़ की मैं अरे क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे जो अरे स्ट्रिंग टाइप की सब्जेक्ट्स के नाम स्टोर करने के लिए चाहिए इज़ बेसिकली मैं यहाँ पर उसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ, और इस पॉइंटर के थ्रू मैं रन टाइम पे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स की बेसिस पे एक अरे क्रिएट किया करूँगा, और जिस स्टूडेंट के जितने सब्जेक्ट्स होंगे इस अरे का साइज़ उस स्टूडेंट के लिए उतना ही होगा। फॉर इंस्टेंस अगर एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है तो इस अरे का साइज़ 3 होगा, और अदरवाइज़ एक और स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट्स में जो एनरोल्ड है उसके लिए इस अरे का साइज़ 5 होगा। तो हम लोग एक और मेंबर भी ऐड कर लेते हैं इस क्लास का, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बेसिकली नम सब मैं इसका नाम रख लेता हूँ। इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स स्टोर करवाया करेंगे, और बेसिकली ये साइज़ हुआ करेगा इस अरे का जो हम लोग इस पॉइंटर के थ्रू क्रिएट किया करेंगे। मैंने जो अभी एग्जांपल दी थी उसमें हम लोगों ने एक इंटीजर टाइप की अरे क्रिएट की थी रन टाइम पर या डायनामिकली, लेकिन हम लोग इस एग्जांपल के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की अरे क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम सब्जेक्ट्स है, और ये एक डायनामिक अरे हुआ करेगी, और इसका साइज़ नाम सब के बराबर हुआ करेगा। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं या कौन सा स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है, उसके बराबर इस अरे का साइज़ हुआ करेगा। प्रीवियस एग्जांपल्स को भी हम लोग दोबारा डिस्कस करते जा रहे हैं जी। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मैंने मेरी क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको कुछ वैल्यूज़ से इनिशियलाइज़ करना है। हम लोग एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं और इसका एक पैरामीटर है जी, फॉर एग्जांपल n। मैं भी रीज़न बता देता हूँ, इस क्लास के अंदर मैंने कोई नॉन पैरामीटराइज्ड या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। हम लोग सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं इस क्लास के अंदर, और ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट किया करेगा। ये आपकी मर्ज़ी है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है आप किस तरह से कितने कंस्ट्रक्टर्स या कितने कितने पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, आप उतनी पैरामीटर्स रख सकते हैं। सॉरी। अच्छा जी, ये जो मैंने पैरामीटर रखा है इज़ बेसिकली टू इनिशियलाइज नम सब। आप देखेंगे हम लोग स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, और वो ये होगा कि हम लोगों ने जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टाइप S1 ऑफ 3 फॉर एग्जांपल
मुझे इस तरह से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे सारे के सारे। हम लोग आगे जो ब्रैकेट में वैल्यू पास कर रहे हैं इज़ बेसिकली फॉर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आप जब भी स्टूडेंट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारे पास, क्योंकि यही एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन अवेलेबल है, आपको एक वैल्यू ज़रूर बताना पड़ा करेगी। वो वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के लिए होगी, और जब आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स बता देंगे, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स n से इनिशियलाइज हो जाएंगे, और फिर सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग नम सब। अभी इसी तरह की स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखी है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको नज़र आया करेगी, और इसकी डी एलोकेशन हम लोग डिस्ट्रक्टर में करवाया करेंगे। फ़िलहाल हम लोगों ने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की है, हम लोगों ने वो एक सब्जेक्ट्स की अरे बना ली है। इस अरे के अंदर हम सब्जेक्ट्स के नाम स्टोर करवाएंगे। जो स्टूडेंट जितने सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है उनके नाम इस अरे में पड़ा हुआ करेंगे सब्जेक्ट्स की अरे में। इसके अलावा बाकी मेंबर्स जो हैं उनको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ से इनिशियलाइज़ करवा लेता हूँ, और बेसिकली हमें इस अरे को भी इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। इसके जो एलिमेंट्स हैं हमें पता है जी, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन नम सब i प्लस प्लस। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से ही हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे। सब्जेक्ट्स ऑफ i इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर हमने नेम को भी एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज़ कर लिया जी। इसके अलावा हमारी क्लास के कुछ और मेंबर्स हैं, रोल नम और CGPA, इनको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। रोल नम इज़ इक्वल टू, फॉर इंस्टेंस 1, मैं रोल नंबर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि रोल नंबर कभी भी 0 नहीं होता। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं रोल नंबर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 1 होगी, और अदरवाइज़ हम लोग खुद भी 1 असाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर जो है 1 हो सकता है, और 1 के अलावा कुछ और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं रोल नंबर की। और CGPA है जी फॉर एग्जांपल 0.0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है CGPA की। तो हम लोगों ने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर नम सब को एक यूज़र डिफाइंड वैल्यू से इनिशियलाइज कर लिया है। उतने ही साइज़ की हम लोगों ने एक अरे क्रिएट कर लिया जो नम सब की वैल्यू थी। फिर हमने बाकी सारे मेंबर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर लिया इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। अब हमारे पास फंक्शंस हैं जी, फॉर एग्जांपल सेट डाटा फंक्शन की एक और फॉर्म हम लोग देख रहे हैं इसी एग्जांपल के अंदर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेटर फंक्शंस डिस्कस किए हैं वो पैरामीटराइज्ड हुआ करते थे। ज़रूरी नहीं है कि आपके सेटर फंक्शंस पैरामीटराइज्ड हों। अगर आप नॉन पैरामीटराइज्ड सेटर फंक्शंस बनाना चाहें, जैसे मैं इस एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप नॉन पैरामीटराइज्ड सेटर फंक्शंस भी बना सकते हैं। आप जिस भी स्टूडेंट के लिए सेट डाटा फंक्शन कॉल करेंगे आप उसका डाटा सेट कर सकते हैं इस सेटर फंक्शन के थ्रू। आप यूज़र से कहेंगे जी एंटर the name of student, जैसे हम लोग लास्ट एग्जांपल्स में करते रहे हैं, पैरामीटर्स रख के हम लोग वैल्यूज असाइन करते रहे हैं। अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वरना ये एक और फॉर्म है सेटर फंक्शंस की, नॉन पैरामीटराइज्ड। डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे वैल्यूज गेट करनी पड़ेंगी या स्कैन करवानी पड़ेंगी यूज़र से। cn name और cout please enter the roll number of student, cn roll num, please enter the CGPA, cn CGPA, और please enter the names of subjects enrolled। स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है उनके नाम स्टोर करवाने हैं, उसके लिए हमें एक लूप चाहिए होगी, क्योंकि नाम सब्जेक्ट्स के जो हैं वो एक अरे में स्टोर होते हैं। I इज इक्वल टू 0, I लेस दैन नम सब,
किसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जिस स्टूडेंट का आप डाटा सेट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बराबर ये लूप चलेगी, और आप इस लूप में सब्जेक्ट्स ऑफ आई स्कैन करवाते जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के नाम सब्जेक्ट्स वाली एरिया में स्टोर हो जाएंगे। सारे डाटा मेंबर्स हमने सेट कर लिए। यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हम लोग चेंज नहीं करें। अगर आप कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि फॉर इंस्टेंस आपको लगा कि पहले आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट क्रिएट करते हुए उसका नाम जो उसका नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 रखे थे, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट्स में इनरोल्ड है, इसको चेंज करना है, तो आप एक सेटर फंक्शन में यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर अदरवाइज एक और अलग सेटर फंक्शन बना सकते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को चेंज करेंगे। लेकिन ये पॉइंट ज़रूर देख लें, अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं तो हमारी इस रे का साइज़ भी चेंज होता है। आपको ये रे जो है इसका साइज़ भी चेंज करना पड़ेगा। खैर उस डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे, फिलहाल हम लोग इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हम लोग क्रिएशन के टाइम पे सेट किया करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कहीं पे भी चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को चेंज कर रहे हैं। अगर आप देखें हम लोगों ने जो सेटर फंक्शन बनाया उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हमने चेंज नहीं किया। बाकी सारे डाटा मेंबर्स हमारी क्लास के जो है हम लोगों ने इस सेटर फंक्शन के अंदर यूज़र से स्कैन करवा लिए हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, अगर आप लोगों को लगता है कि नाम में स्पेसेस हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी गेट लाइन CN नेम, और इसी तरह यहाँ पे भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स के नाम अभी जो मैं एंटर करूँगा उनमें मैं स्पेसेस नहीं डालूँगा, और अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि जी उनमें स्पेसेस होंगी तो आप लिख सकते हैं गेट लाइन CN सब्जेक्ट्स ऑफ आई। ठीक है जी, आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं इन स्टेटमेंट्स को। इसके अलावा सारे गेटर फंक्शंस होंगे। इस क्लास में हम लोग गेटर फंक्शंस को डिस्कस नहीं करते, हम लोग फोकस्ड हैं जी डिस्ट्रक्टर के ऊपर। तो डिस्ट्रक्टर में स्टूडेंट टाइप क्लास का नाम था। एक तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ डिस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। जितने आपने स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे उनके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ करेगा और वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी करेगा, और डिस्ट्रक्शन के अलावा डिलीट सब्जेक्ट्स। जो अरे आप डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए उससे आपने मेमोरी भी रिलीज़ करवानी। बाकी मेंबर्स की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मेमोरी खुद ही रिलीज़ हो जाएगी। बेसिकली वो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं, वो उनसे मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है उसको आपको रिलीज़ खुद करवाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग डी एलोकेशन ऑफ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी ये कर रहे हैं। तो इसको हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं जी। एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टाइप S1 ऑफ 3। इस पे हम लोगों ने भी बात की है कि आपको साइज़ नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स ज़रूर बताने पड़ेंगे कि हमारी क्लास में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और वो एक पैरामीटर ज़रूर एक्सेप्ट करता है। आपके पास ये ऑप्शन अब नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट्स इस तरह से क्रिएट कर सकें। आप देखें तो हमारी क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। मैंने इसको डिस्कस करते हुए पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी। आप अब ऑब्जेक्ट्स बगैर कोई वैल्यू बताए क्रिएट नहीं कर सकते, और एक वैल्यू जो आपने बतानी है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए और वो वैल्यू नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के लिए है। मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जी, हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें और कंपाइलर हमें अलाउ नहीं कर रहा कि आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कोई ना कोई नंबर एक बताकर। इज़ बेसिकली नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कितने आप रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 जितने भी आप वो नंबर यहाँ पे बताएंगे। ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो। मैं इस एग्जांपल में 3 सब्जेक्ट्स अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स होंगे, तो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए जो वैल्यू पास कर रहा हूँ इज़ 3। और अब S1 डॉट सेट डाटा मैं कॉल करता हूँ, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी नहीं फ़िलहाल बनाया तो हम डाटा देख नहीं सकेंगे, हम सिर्फ सेट कर लेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, और डिस्ट्रक्टर अगर कॉल हो रहा है आउटपुट पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा।
और अगर आपको ये लाइन नंबर 37 के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी चलती है और स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स के लिए आपने डायनामिकली मेमोरी क्रिएट की थी उसको हमने डी एलोकेट भी करवा ली। इस एग्जाम्पल को मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। जी सेटर फंक्शन कॉल हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी आप स्टूडेंट का नाम बता दें जी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का नेम ये है, स्टूडेंट का रोल नंबर है जी फॉर इंस्टेंस 3, CGPA है जी इसका 3.8 और अब ये कह रहे हैं नाम बता दें सब्जेक्ट के। आप देखिएगा हम लोगों ने अभी कहीं नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अब नहीं बताए रन टाइम पर, वो हम लोगों ने हार्ड कोडेड 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इनिशियलाइज नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स को हमने इनिशियलाइज कर लिया हुआ था जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हम लोगों ने, और अब ये सिर्फ नाम पूछ रहा है। तो फॉर इंस्टेंस सब्जेक्ट्स के नाम हैं जी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, सॉरी अब आगे फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम लोगों ने वहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, फिर हमसे सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा है। एक सब्जेक्ट का नाम हमने बता दिया, फॉर इंस्टेंस दूसरा सब्जेक्ट है जी नेटवर्क्स और थर्ड सब्जेक्ट है जी फॉर इंस्टेंस तीन सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए। और अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो 3 नाम हमने सब्जेक्ट्स के नेम सब्जेक्ट्स वाली अरे में स्टोर करवाए हुए थे उससे मेमोरी भी रिलीज़ हो गई होगी। ये था जी एक्चुअल यूज डिस्ट्रक्टर का, ये तो हम लोगों ने सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखा हुआ था। ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड एक्चुअल यूज डिस्ट्रक्टर का ये है डी एलोकेशन ऑफ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी